नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संगठन के पुराने चेहरे सीपी राधाकृष्णन को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को चुनौती दी, लेकिन एनडीए के मजबूत नंबरों के चलते जीत पहले से तय मानी जा रही थी। आइए जानते हैं इस चुनाव की पूरी कहानी, वोटिंग प्रक्रिया और राजनीतिक मायने। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे अहम संवैधानिक चुनाव माना जाता है। इस बार के चुनाव में एनडीए ने अपने वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। उनके सामने विपक्ष ने साझा उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया। मतदान प्रक्रिया संविधान के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार एनडीए के पास संख्या बल इतना मजबूत था कि सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। हालांकि राजनीतिक सियासत में हमेशा अटकलें होती है, कहीं क्रॉस वोटिंग का असर न दिख जाए। बता दें कि मतगणना के बाद परिणाम साफ दिखे। सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, तो वहीं बी सुदर्शन रेड्डी को 300 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सिचुएशन वोटिंग सिस्टम के तहत होता है, यानी मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर चुनते हैं। संकल्पना के अनुसार पहला प्रेफरेंस वोट ज्यादा महत्व रखता है। सीपी राधाकृष्णन को इतने सारे मत मिलने से साफ संकेत मिलता है कि एनडीए के मजबूत संगठनात्मक आधार और संसदीय समर्थन ने काम किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे विपक्ष की कमजोरी और एनडीए की स्थिरता का प्रमाण मान रहे हैं। विपक्ष ने हालांकि चुनौती दी, लेकिन संख्या बल के हिसाब से उनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकी। इस चुनाव का राजनीतिक महत्व सिर्फ संवैधानिक नहीं, ये चुनाव दर्शाता है कि संसद में एनडीए का संगठन कितना मजबूत है। सीपी राधाकृष्णन की जीत से न केवल एनडीए के भीतर स्थिरता आई है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि विपक्षी दलों में वर्तमान में कोई साझा रणनीति नहीं बन पा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उधर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने उत्तराधिकारी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद धनखड़ का ये पहला सार्वजनिक बयान था। विशेषज्ञों का कहना है कि उपराष्ट्रपति का पद केवल संवैधानिक भूमिका निभाता है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह पद सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन का प्रतीक भी है। उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल आने वाले वर्षों में संसद की कार्यवाही और राज्य की नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 21 जुलाई की बात है, उसी दिन संसद का मानसून सेशन शुरू हुआ था। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के तौर पर दिन भर सदन की कार्यवाही चलाई। फिर उसी रात अचानक उनके उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की खबर आई। पद छोड़ने के पीछे उनके खराब सेहत का हवाला दिया। विपक्ष ने सीपी राधाकृष्णन की जीत पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने परिणाम को स्वीकार करते हुए कहा ये लोकतंत्र की जीत है, तो वहीं कुछ ने आलोचना करते हुए कहा कि ये चुनाव विपक्ष के भीतर संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगली बार विपक्ष को मजबूती के साथ उम्मीदवार खड़ा करना होगा और सांसदों को जोड़ने के लिए रणनीति बनानी होगी। क्रॉस वोटिंग की अफवाहों के बीच परिणाम से ये स्पष्ट हो गया कि संसद में गठबंधन और दलों के वोटिंग ब्लॉक कितना निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस तरह सीपी राधाकृष्णन बन गए भारत के नए उपराष्ट्रपति। 452 मतों से मिली ये जीत एनडीए की शक्ति और संगठन की मजबूती को दर्शाती है। विपक्ष को भविष्य में रणनीति और संगठन पर ध्यान देना होगा। देश ने एक नया उपराष्ट्रपति चुना है जो आने वाले वर्षों में संसद की कार्यवाही और संवैधानिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि 2004 में सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय मंत्रिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वे ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। उनके नेतृत्व में भारत से नारियल रेशा का निर्यात 2532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया।
2020 से 2022 तक राधाकृष्णन बीजेपी के केरल प्रभारी थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, जिसके निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी वोट डाल सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। इस तरह सीपी राधाकृष्णन बन गए भारत के नए उपराष्ट्रपति। 452 मतों से मिली ये जीत एनडीए की शक्ति और संगठन की मजबूती को दर्शाती है। विपक्ष को भविष्य में रणनीति और संगठन पर ध्यान देना होगा। आने वाले समय में सीपी राधाकृष्णन संसद की कार्यवाही और संवैधानिक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे। लोकतंत्र के इस प्रक्रिया ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि भारत में संवैधानिक चुनाव पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संपन्न होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने भागलपुर दुमक्का रामपुर हाट रेलवे खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी साझा की और बताया कि इसकी कुल लागत 3,159 करोड़ रुपए है। ये रेलवे लाइन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। साथ ही कैबिनेट के बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर खंड के 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस नियंत्रण निर्माण को हाईब्रिड, आपको बता दें कि न्यूनेट मोड पर मंजूरी भी जो है वो दे दी गई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में कुल लंबाई 62.4 किलोमीटर है और लगातार 4,447 करोड़ रुपए होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर में लगभग 1 घंटे की यात्रा समय की बचत होगी, जिससे दक्षिणी बिहार की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार में अगर आप देखते हैं, गंगा जी के साउथ में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है, बक्सर से लेके भागलपुर तक। दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं, इसमें बक्सर से लेके चले अगर हम पटना तक, बक्सर से पटना तक ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क है, और आगे पटना से लेके फतुहा तक, और फतुहा से आगे नीचे बेगूसराय तक ये प्रोजेक्ट काफ़ी करीब करीब कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अप्रूव हुआ है ये मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82 किलोमीटर्स का। आगे मुंगेर से फिर भागलपुर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी। तो ये करीब करीब पूरे के पूरे सदर्न बिहार का बड़ा एक मेजर कॉरिडोर कंप्लीट 4 लेनिंग इसका हो जाएगा। कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, एक्सेस कंट्रोल्ड है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है, वो है भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड से रामपुर हाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। ये डिटेल है इसका मैप। इस मैप में आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुर हाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुर हाट की तरफ गाड़ियां काफ़ी जा सकेगी। काफ़ी पैसेंजर गाड़ियां, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियां इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है।
वहीं दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही ओम बिरला ने कहा कि पंडित पंत ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए समर्पित किया। उनके जीवन और मार्गदर्शन से हम सभी प्रेरणा लेते हैं। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए, पहाड़ी क्षेत्र में मुसीबतों कठिनाई में रहने वाले लोगों को जीवन परिवर्तन करने के लिए और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लंबे समय काम किया। माननीय गृह मंत्री के रूप में भी उनका कार्य निश्चित रूप से देश को सुरक्षित, मजबूत और कठिन परिस्थितियों के अंदर भारत को सक्षम बनाने में रहा। हम सबको पंडित गोविंद पंत जी के जीवन और मार्गदर्शन से प्रेरणा मिलती है। तो वहीं रायपुर में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, उस क्षेत्र के सांसद और विधायक शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्राधिकरण का गठन आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास की किसी भी कमी को दूर करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इसके तहत 25 सप्ताह तक रजत जयंती समारोह आयोजित किए जाएंगे, जो 15 अगस्त से शुरू होकर फरवरी तक चलेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया और उनकी स्वीकृति भी मिल गई है। प्रदेश की जो ऊर्जा नगरी है कोरबा, वहाँ पर मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक है और उसमें हमारे डिप्टी सीएम और सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, उस क्षेत्र के सांसद, विधायक सभी रहेंगे और ये प्राधिकरण का गठन उस क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसका गठन इसलिए गठन किया गया। हाँ, क्योंकि हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं, हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को राज बना के दिया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीपली अनाज मंडी पहुंचे और पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की रवाना करने की कार्यवाही का निरीक्षण किया। उन्होंने 18 वाहनों को हरी झंडी दिखाई और कहा कि हर संभव मदद लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के लिए हर तरह की राहत सामग्री समय पर पहुंचाई जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिल सके। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास और जनता की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी परियोजनाओं पर निगरानी लगातार बनी रहेगी। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने IBHAS का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मशीनों की कमी और पूर्व सरकारों की
अनदेखी पर चिंता जताई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में MRI 2012 के बाद से नहीं हुई है। CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं भी सीमित है। रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि इसी वित्तीय वर्ष में नई इमारत और सभी आवश्यक मशीनों की व्यवस्था पूरी की जाएगी ताकि नॉर्थ एशिया में इस बड़े न्यूरो सेंटर की सेवाएं बेहतर हो सके। हम सब जानते हैं कि इभास जो है हमारे पूरे भारतवर्ष का बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ा ऐसा सेंटर है जहां की न्यूरो प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाता है। नॉर्थ एशिया का एक बड़ा सेंटर जहां रोजाना की लगभग 2,500-3 हज़ार OPD होती है। आप सबने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं की। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि MRI मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में MRI की मशीन ना होना, एक भी CT स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना है, पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है, जो ना केवल दिल्ली को बल्कि NCR और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम इभास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज इभास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरी में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणामों पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विजेता CP राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है कि नए उपराष्ट्रपति सत्ता और विपक्ष दोनों का साथ लेकर संसद में संविधान के अनुसार काम करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी साफ किया कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, जनता की आवाज उठाता रहेगा और सरकार की कमियों को सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि राजद ने पूरी तरह एकजुटता दिखाई। उनके 9 सांसदों ने मजबूती के साथ एक ही पक्ष में वोट दिया और क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। राष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज उठनी चाहिए वहाँ, है ना। तो हमको लगता है कि विपक्ष जब भी बात करता है तो जनता की आवाज को उठाता है, सरकार की कमियों को गिनाता है, तो उम्मीद रहेगी कि पक्षपात जो है ना हो। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई, एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है ये विषय उन लोगों का है। तो वहीं पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन की जीत को निर्णायक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस जीत में सिर्फ एनडीए सांसदों का ही नहीं बल्कि अन्य सांसदों का भी समर्थन शामिल रहा। वहीं इस बयान से विपक्ष और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच बहस जो है तेज हो गई और एनडीए की मजबूती पर नया सियासी संकेत मिल रहा है।
जो है वो बड़ा ही डिसाइसिव विक्ट्री रहा है। हम लोग कल थे दिन भर, जो 427 वोट एनडीए का था वो तो परा ही, उसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज पे या सरकार के कामकाज पर, जो लगता था इंडिया गठबंधन को जो कहते हैं, तो उस साइड से भी 25 वोट मिल गया, 452 वोट मिला। 10-15 वोट रिजेक्ट हुआ जिसमें 10 हम ही लोगों का था, लेकिन 452 वोट मिला। तो ये क्लियर मैसेज देता है कि कितना बड़ा सरकार के कामकाज का प्रभाव सिर्फ जनता पे नहीं है, जो सांसद भी हैं वहाँ, जो शायद हमारे साथ इस ब्लॉक में नहीं भी हैं एनडीए में, उनका भी समर्थन मिला है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के उपराष्ट्रपति बनने से एक माहौल पूरे देश में और खास करके दक्षिण भारत में एक बड़ा मैसेज उसका गया है। अब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और इस विक्ट्री का पूरा प्रभाव जो कहीं ना, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया इसमें वोट चोरी हो गया, इसमें भी कहेंगे इस चीज को, तो इसका एक प्रभाव पूरा इसमें एनडीए के पक्ष में पूरे देश में। नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सेना के हाथ में पूरा कंट्रोल आने के बाद भी हिंसा थमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों तक आगजनी और हमले हुए हैं। 20 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों घायल हैं। वही सवाल यह है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो वहीं विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए नेपाल सेना ने विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। भारत ने भी नेपाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल इन दिनों भीषण राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसा, आगजनी और लूटपाट में बदल चुका है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस हद तक पहुंच गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इमारत तक को नहीं बख्शा। कोर्ट परिसर में आग लगा दी गई, जिसमें लगभग 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में तब्दील हो गई। ये घटना नेपाल की न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सेना ने अब पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। इसके बाद से सुरक्षा बल लगातार हिंसक भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल सेना का दावा है कि उपद्रवियों ने इस आंदोलन का गलत फायदा उठाते हुए तोड़फोड़, लूटपाट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।